हाँ जी, तो जो प्रश्न पत्र था उसमें पहला प्रश्न था कि सही गलत बताने हैं। ते रामस्य सुतः स्तः। यहाँ पर वैसे अधिकतर लोगों का ये उत्तर सही है कि सभी ने बताया कि ये गलत लिखा हुआ है। ते रामस्य सुतः स्तः, बहुत सारी गलतियाँ थी इसमें। ते और सुतः ये एक वचन है, ये बहुवचन है ना, और ये द्विवचन का है, अस्ति स्तः संति, तीनों के वचन अलग अलग हैं, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था इसमें। वयम जिनगृह गच्छामः, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और जिनगृहम, जिनगृहम क्या हो गया कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है, तो ये वाक्य अपना सही था। हाँ, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? इसके पश्चात त्वम जनकम अर्चसी, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, अर्चसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है ना। जनकम अर्चसी, जनक यहाँ पर द्विवचन द्वितीय विभक्ति लगी है, कर्म है, अर्थात तुम पिता की पूजा करते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपन पिता की पूजा करते हो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी, क्योंकि अर्चने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है, जनक के ऊपर, तो यहाँ जनक जो है वह कर्म रहेगा। आपको यदि याद हो कि षष्ठी विभक्ति में हमने बताया था कि संबंध जो होता है वो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में होता है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जनक की पूजा, पिता की पूजा, तो पूजा करना जो है वो आपने क्रिया ले ली है ना, अर्चसी क्रिया है, पूजा करना क्रिया है, तो यहाँ संज्ञा और क्रिया इन दोनों का संबंध बताने के लिए आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ये कर्म रहेगा। विप्रौ कंसकारस्य पुत्रान् नमतः, विप्रौ दो ब्राह्मण, तो अन्य पुरुष द्विवचन, नमति नमता अन्य पुरुष द्विवचन की क्रिया, कंसकारस्य पुत्रान कंसकार के पुत्रों को, तो पुत्रों को तो पुत्रान, तो ये भी सही था, ये भी सही था। सुरेंद्र चरवती स्म, सुरेंद्र चरवती, सुरेंद्र चबाता है। अब स्म लिखा हुआ था, यहाँ बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो स्म तो अस्ति स्म है ना, अस्थि वाली क्रिया में आता है, अस्मि उत्तम पुरुष में आता है। यहाँ पे जो हम था के लिए भूतकाल के लिए उपयोग करते वो स्म के लिए था, स्म नहीं था, तो कई लोगों ने यहाँ पर इसको सही कर दिया, उन्हें ध्यान देना था कि ये स्म अकेला होना था, यहाँ पे विसर्ग लगा है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रश्न, ये पांचों जो हैं आपको समझ में आए कहाँ आपकी गलती थी? वो कंसकारस्य पुत्रान, वो पुत्रान नहीं समझ में आया। पुत्रान बहुत से पुत्र हैं यहाँ, कंसकार के पुत्रों को नमन करता है, नमन करते हैं पुत्रों को, पुत्रान द्विवचन है ना, सॉरी बहुवचन है द्वितीय विभक्ति का, ठीक है, तो बहुत से पुत्र हैं उनको नमन कर रहा है। लेकिन ये जो नमता है, नमता तो विप्रव पे कनेक्टेड है, कर्ता विप्रव है, तो ये द्विवचन की क्रिया रहेगी, ठीक है। और भैया जी 3 नंबर वाला भी फिर से बता दीजिए ना, त्वम जनकम अर्चसी। हाँ, ये भी नहीं मुझे समझ आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा, पहले आप बताओ, आप इसका क्या अर्थ निकाल रहे हो? मैंने उसको त्वम की जगह सह कर दिया था, मतलब त्वम तो जैसे अर्चसी कौन, एक मिनट, अर्चसी, अर्चसी किसकी क्रिया है, अन्य पुरुष की कि मध्यम पुरुष की? मध्यम।
तो मध्यम पुरुष में तुम होगा कि सह होगा? सह होगा तो ये अर्चति हो जाता है ना। अच्छा तुम लिखा है तो अर्चसी लिखा है, तो ये सही लिखा था। ठीक है, ठीक ठीक। और किसी में कोई को कंफ्यूजन? ठीक है, आगे चलें। ये सभी को क्लियर है? जी भैया। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में भी डाल देता हूं ताकि आप इसके पश्चात हिंदी से संस्कृत बनाइए, ये था जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां हुई सभी की। उसके पहले हम विभक्ति का देख लेते हैं। विभक्ति का, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं था। विभक्ति में मैंने 2 शब्द दिए थे, मृगेंद्र और मार्दव। ये विभक्तियां सभी की ऑलमोस्ट सही थी। गलती कहाँ हुई? किसी ने मृगेंद्र की जगह मृगेंद्र लिख दिया। विभक्ति पूरी सही लिखी लेकिन मृगेंद्र था ना। अगर आप मिस कर देंगे तो ये मृगेंद्र हो जाएगा। मृगेंद्र, या तो आप बिंदी लगाइए या ना लिखिए। कुछ लोगों ने डायरेक्ट उसको, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उनकी, गलती से हो गया हो, लेकिन आपने लिख दिया मृगेंद्र तो ये शब्द ही अलग हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मृगेंद्र था, चाहे तो आप बिंदी लगाएं या ना लिखें, तो मृगेंद्र। अब मृगेंद्र में जब आप मृगेंद्र भी कोई शब्द होता है क्या? अगर ना लगाएं तो कुछ शब्द बनता है क्या? देखिए, शब्द तो सारे कहीं ना कहीं से सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं बनता, लेकिन आपको जो शब्द दिया गया है आपको उसी के रूप लिखने पड़ेंगे, है ना। शब्द तो कहीं ना कहीं से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो मृगेंद्र में जब आप तृतीया विभक्ति ले रहे थे तो तृतीया विभक्ति में हमें हमेशा याद रखना है कि णा आएगा कि ना आएगा। तो कई लोगों ने इसमें मृगेंद्रेण लिख दिया, जबकि ये क्या होना था? मृगेंद्रेण, क्योंकि अंत में रा है और इसमें तो ज़्यादा सोचने का विषय ही नहीं था। अंत में रा है, रा में एक ही मात्रा है, उसके बाद ना था, तो रा और के बाद डायरेक्टली ना है तो ये णा हो जाता, तो मृगेंद्रेण होना था, है ना। इसी प्रकार मृगेंद्राणाम षष्ठी में णाम होना था, नाम नहीं होना था। और कई लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने एक जगह मृगेंद्रेण लिख दिया और षष्ठी विभक्ति में मृगेंद्राणाम लिख दिया। कई लोगों ने तृतीया में मृगेंद्रेण लिखा और षष्ठी विभक्ति में मृगेंद्रानाम लिखा। तो या तो दोनों जगह णा होगा या दोनों जगह ना होगा। एक जगह णा एक जगह ना, ये तो कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो आप सोच समझ के लिखिए कि वहाँ ना आना है कि णा आना है। ना और णा के नियम पिछली क्लासों में हैंगे, उसको आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। फिर कई लोगों ने हाँ बोलिए। इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या आएगा मृगेंद्र का? आप बताओ क्या आना चाहिए? मृगेंद्र के रूप बोलो आप। मृगेंद्रम, हाँ, मृगेंद्रम, हाँ, मृगेंद्रान। हाँ सही है। तो न की जगह नहीं, क्या बताया गया था? तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। क्यों? क्योंकि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या है, बताओ आप। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? मृगेंद्रान। आन लगता है ना पीछे, आन। हाँ, तो ना में वहां पे हलंत रहता है ना। हलंत रहता है कि नहीं? तो इस ना, ये ना क्या है? अंतिम ना है। और तृतीय विभक्ति में क्या बताया था? मृगेंद्रेन। यहाँ ना के बाद क्या है? आ भी है। यहाँ ना जो है वो आ सहित है, तो यहाँ अंतिम ना नहीं है। तो जो अंतिम ना है उसमें यह नियम लागू नहीं होगा, ये बताया था। ठीक है जी जी। फिर इसके बाद कई लोगों ने मार्दव में भी मार्दवाणाम मार्दवेण लिख दिया। मार्दवेण कैसे होगा भैया? मार्दवेन ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ रा के बाद दा भी है, वा भी है ना। दा कौन से वर्ग का है?
दा है तवर्ग का, ता था दाधा ना, और आपको बताया था कि कवर्ग और पवर्ग ही आ सकते हैं, तवर्ग वहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मार्दवेण होना ही नहीं था। ये समझ में आया कि मार्दव में क्यों नहीं हुआ, मृगेंद्र में क्यों हुआ? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, सही। आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने द्वितीय विभक्ति द्विवचन जब लिखा तो वहाँ पे मृगेंद्रणा मृगेंद्रभ्याम इस तरह से लिखा है। यहाँ पे मृगेंद्राभ्याम, बालकाभ्याम, बालाभ्याम, आभ्याम होता है ना। यहाँ ये आ की मात्रा जो है ये जरूरी है। मार्दवाभ्याम, मार्दवाभ्याम लिखा है कुछ लोगों ने, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका हमें विशेष याद रखना है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने जब संबोधन लिखा तो हे मृगेंद्र लिख दिया। संबोधन में एक वचन में विसर्ग नहीं होता, ठीक है। हे बाल, हे राम, हे रामौ, हे रामा, तो हे मृगेंद्र, हे मृगेंद्रौ, हे मृगेंद्राः, एक वचन में विसर्ग नहीं होता संबोधन में, ठीक है। आप लोगों को गलतियां समझ में आई कि विभक्तियों में कहाँ पे गलती थी? ये 3-4 जगह पे ही अधिकतर गलतियां हुई हैं, ठीक है। कोई प्रश्न किसी को यहाँ पर? कभी भी हम रूप लिख रहे हैं, शब्द रूप लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में कि वहाँ ना आएगा कि ना आएगा, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते, धातु रूप। धातु रूप आपको दिए गए थे पतति और नंदति। रूप लिखना है बोले तो रूप लिखना है मतलब पतति पतता पतंती, पतसी पतता पतत, पतामी पतावा पतामा, इस प्रकार से लिखने थे, ये धातु रूप कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, पतयति लिख दिया, पतयति पतयतः, तो ये तो कभी बताया ही नहीं गया था, ये किस तरह से लिख दिया आपने? पतयति पतयतः पतयंती, ऐसा तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ क्लास में, है ना। ये पतति पतता पतंती, और कुछ लोगों ने इसको केवल इतना ही लिखा, ये पूरे 9 लिखने थे, पतति पतता पतंती, पतसी, है ना, पतता पतत, पतामी पतावा पतामा, ये पूरे लिखने थे, ठीक है। कुछ लोगों ने एक लाइन अकेली लिखी है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपको धातु रूप बोला जा रहा है तो आपको पूरा अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उनके तीनों वचन पूरा लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार भैया, हाँ, का रूप लिखना है बोले तो विभक्ति लिखना पड़ता है क्या? शब्द रूप मतलब विभक्ति, शब्द रूप अगर बोला है आपको, है ना, तो आपको 8 विभक्ति तीनों वचन में, 7 विभक्ति प्लस संबोधन, ठीक है। अच्छा। और अगर आपको धातु रूप बोला है, धातु रूप बोला है तो आपको तीनों लिखने हैं, है ना, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, तीनों वचनों में, ठीक है। शब्द रूप में आपके 24 शब्द आएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 8 हो तो 3 24, और धातु रूप में आपके 9 शब्द आएंगे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 3 3 9, ठीक है। शब्द रूप लिखने बोले तो विभक्ति लिखना, हाँ, रामय रामम रामः, रामम रामौ रामान, इस प्रकार से ये हो गया शब्द रूप। और धातु रूप बोले तो पतति पतता पतंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ठीक है। पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ, ठीक है। धातु बोलते तो लिखना पड़ेगा, हाँ, अच्छा, ठीक है। अब इसी प्रकार कई लोगों ने नंदती के जगह पे, यहाँ नंदती लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्द ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कई लोगों ने इसको नंदयति कर दिया, तो नंदयति कैसे हुआ? ऐसा तो कुछ भी आपको कहीं डिस्कशन ही नहीं हुआ। कई लोगों ने नंदयति के रूप बनाए, कई लोगों ने इसको नंदती कर दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी,
तो ये सब नहीं हो पाएगा, आपको नंदती, नंदता, नंदंती इस प्रकार से रूप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? जिन लोगों का भी यहाँ गलत हुआ है वो किस कारण से गलत हुआ है? हाँ भैया एक बार नंदती के पूरे रूप बताएंगे? नंदती, नंदता, नंदंती। हाँ, फिर उसके आगे फिर नंदसी, नंदत है। हाँ, आगे बोलो। नंदत, हाँ, यही आएगा कि नंदावी, नंदावा, नंदावा। बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है जी। एक जन ने क्या किया है, एक जन ने यहाँ जब नंदंती लिख रहे थे तो उन्होंने नंदंती तो लिखा, लेकिन नंदंती कैसे लिखा? इस तरह से लिखा। तो आपको सही से लिखना पड़ेगा। ये जो ई की मात्रा है ये ना के पहले आएगी, है ना, ऐसे नहीं आती। आपसे गलती से लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ हमें लिखते समय ध्यान रखना है कि जो हम लिख रहे हैं वो सही भाषा के नियमों से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो कई बार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं संस्कृत, हिंदी से संस्कृत। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या थी तो बताएं। नहीं नहीं, ठीक है, रंगरेज के पुत्र कैंथे सूंघते हैं। इसमें जो मैक्सिमम गलती हुई है अधिकतर लोगों की वो ये हुई है कि यहाँ कैंथे लिखा हुआ था, जो कि बहुवचन है। अधिकांश लोगों ने यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया। ये बहुवचन था तो आपको बहुवचन का ही प्रयोग करना था, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा तो देखिए भैया क्या उसमें शब्द क्या है? कैंथे, कैंथे क्या है? कैंथे क्या है, बढ़िया है। आप पेज नंबर 15 तीसरी लाइन, पेज नंबर 15 में तीसरी लाइन। फाइल शेयर किए गया, कैंथा लिखा है। कैंथा क्या होता है भैया जी? अभी भी नहीं पता चला। कबीट, कबीट सुना है आपने? नहीं भैया जी। कहाँ रहते हो आप? कहाँ? वैसे तो इंडिया से ही है, अभी लंदन में हूँ, लेकिन वैसे तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। जी, वहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको बुंदेलखंड में मिलेगा। हमने भी कभी नहीं सुना ये कहते वर्ड तो। कपितत कहते। आप कहाँ रहती हो? गुड़गांव में। वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये एक फल होता है कैथे का, है ना। अब फल होता है, मैं कैसे बताऊँ कैसा होता है। एक फल होता है, इसकी चटनी बनती है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। आप लोग नेट पे सर्च करना। मुंबई में नेट पर सर्च कर लेंगे। हाँ, मुंबई में। अभी सुनो, अभी अपन वहाँ मत जाओ, रुको, अभी अपन संस्कृत में ही रहो, अभी भोजनशाला में मत जाओ। कैथा एक फल होता है, तो इसका नाम क्या दिया? कपित्थः। तो अगर मैं कह रहा हूँ कैथे, तो कैथे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुवचन में बात कर रहा हूँ। यदि शब्द ये होता कि कैथा सूंघते हैं, तो कैथा सूंघते तो आप एक वचन का प्रयोग करते। आप लोगों ने कैथे लिखा होने पर कई लोगों ने एक वचन का प्रयोग किया। तो ये क्या है? ये कपित्थः है। एक कैथा क्या भांग रहे हैं मालूम नहीं, तो इसलिए क्या लिखना, कैसा लिखना, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं तो देखो, अपन को शब्द अर्थ तो दिए ना, शब्द अर्थ तो आपकी पुस्तक में थे आपके सामने, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कैथे अगर लिखा हुआ है तो ये आपको बहुवचन में लेना है। मुझे लग ही रहा था कि ये बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कैथा होता क्या है, इसीलिए उसको चुना था। तो कैथे सूंघते हैं,
चलो दूसरी चीज, कई लोगों ने यहां पर क्या किया, कौन चला गया, यहां पर कई लोगों ने रंगरेज में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लिया। तो रंगरेज का पुत्र सूंघते हैं, कौन सूंघ रहा है, पुत्र सूंघ रहा है ना। कितने पुत्र हैं, बहुत सारे। एक पुत्र क्यों होगा, यहां देखिए क्या लिखा, सूंघते हैं। यदि एक पुत्र होता तो हम लिखते सूंघता है। अच्छा, है ना। आपको सेंटेंस से समझ में आना चाहिए कि कितने पुत्र हैं। रंगरेज के पुत्र कहते सूंघते हैं, तो सूंघते हैं। अगर एक पुत्र होता तो मैं क्या कहता, रंगरेज का पुत्र कहते सूंघता है। मैं रंगरेज का पुत्र कहता और कहते सूंघता है कहता, लेकिन मैं कह रहा हूं सूंघते हैं, इसका मतलब पुत्र बहुत सारे हैं। और रंगरेज कितने हैं, तो रंगरेज तो एक ही है। कई लोगों ने इसी में षष्ठी विभक्ति लगा दी, रंगरेजस्य पुत्र। तो रंगरेजस्य नहीं, रंगरेज के लिए हमारे पास शब्द है, रंगरेज के लिए रंजक शब्द है हमारे पास, है ना। रंजक शब्द सभी को मिला है कि किसी को नहीं मिला, मिला है ना। हाँ, तो क्या कहेंगे, हमें तो नहीं मिला भैया रंगरेज का शब्द। रंगरेज का शब्द आपको नहीं मिला। पेज नंबर 14, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। जाति वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं लाइन में रजक यानी धोबी, उसके बाजू में रंजक, रंजक यानी रंगरेज, उसके बाजू में राक्षस यानी राक्षस, नीचे से चौथी लाइन, ऊपर से, हाँ जी भैया मिल गया, ठीक है। हाँ, तो आपको रंजक शब्द का प्रयोग करना, रंगरेज शब्द का प्रयोग नहीं होगा वहां पे। जब आपके पास संस्कृत में शब्द दिया है तो आप उसका प्रयोग करेंगे। तो रंजकस्य पुत्र लिखें या सुतः लिखें, है ना। तो अब कितने पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं, तो सुताः या पुत्राः, है ना। बहुवचन आएगा यहाँ। क्यों आया प्रथमा का बहुवचन, क्योंकि ये क्या है, कर्ता। सूंघ कौन रहा है, पुत्र सूंघ रहे हैं, करता है, इनमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब उसके बाद सूंघने के लिए क्या है, तो सूंघने के लिए आपके पास क्रिया थी जिघ्रति, तो यहाँ हो जाएगी जिघ्रन्ति। अब आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से लोगों ने यहाँ तो पुत्र लिखा है, पुत्र, और यहाँ लिखा है जिघ्रन्ति। तो जब ये एक वचन लिया आपने तो फिर ये बहुवचन क्यों लिया, या तो दोनों बहुवचन लेते या दोनों एक वचन लेते। एक एक वचन एक बहुवचन, ये तो कहीं से भी सिद्ध नहीं होता। हमेशा कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, है ना। तो रंजकस्य सुताः जिघ्रन्ति, क्या सूंघते हैं, तो वे क्या सूंघ रहे हैं, कहते सूंघ रहे हैं। तो कैथा को क्या कहा है, कपित्थः। तो कपित्थः, कई लोगों ने यहाँ पे कपित्थः लिख दिया, लेकिन कैथा क्या है यहाँ पे, कैथा कर्म है। क्या सूंघ रहे हैं, कैथे सूंघ रहे हैं, तो कैथा क्या हो गया, कर्म हुआ, कर्म हुआ। हाँ नहीं, क्यों, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कपित्थः, अरे क्यों, बड़ा कपित्थान द्वितीय लगेगी ना, कपित्थान, हाँ, कर्म का द्वितीय विभक्ति लगेगी, बहुवचन, ठीक है, समझ में आया। रंजकस्य पुत्राः या सुताः कपित्थान जिघ्रन्ति। से क्यों लगाया, क्या लगाया, रंजकस्य क्यों लगाया, किसके पुत्र हैं, अच्छा संबंध है ना, रंगरेज के पुत्र हैं, रंगरेज थोड़ी कर रहा है। प्रश्न क्या है, वाक्य क्या है, कौन सूंघ रहा है, सूंघ कौन रहा है, रंजक सूंघ रहा है कि पुत्र सूंघ रहे हैं, पुत्र सूंघ रहे हैं, किसके पुत्र हैं, अच्छा, है ना। तो रंजकस्य सुताः कपित्थान जिघ्रन्ति, ठीक है। अगला,
ग्वाल भील और नाई गाते हैं। तो यहाँ क्या था, ये तो अधिकतर लोगों का सही है, फिर भी बता रहा हूँ। ग्वाल भील और नाई गाते हैं। कितने लोग गा रहे हैं? 1 2 3। तो 3 लोग गा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष का बहुवचन, है ना। तो क्रिया क्या हो जाएगी? गायन्ति, अन्य पुरुष की बहुवचन की क्रिया। कौन कौन गा रहा है? तो ग्वाल, ग्वाल के लिए क्या है? गोपः। तो गोपः एक ग्वाला है। कई लोगों ने यहाँ गोपाह लिख दिया। मैंने ये थोड़ी लिखा था कि सभी ग्वाल, सभी भील और सभी नाई गाते हैं। एक ग्वाल, एक भील और एक नाई, तीनों मिलके हो गए 3, तो बहुवचन हो गया। तो गोपाह अकेला ही रहेगा, है ना। गोपाह नहीं रहेगा, एक वचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार भील, भील के लिए क्या है आपका? व्याधः, धा है वो, ठीक है। और नाई, नाई के लिए क्या है? नाई के लिए आपके नापितः, है ना। हाँ, चा नापितः के बाद लगेगा। बहुत से लोगों ने चा यहाँ लगाया है, जो कि गलत था, ठीक है। आप ऐसा नहीं कहेंगे गोपः व्याधः च नापितः गायन्ति। गोपः व्याधः नापितः च गायन्ति, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न? नहीं, लेकिन भाई इतने बड़े बड़े प्रश्न है ना, उत्तर कैसे लिखना है समझ में नहीं आता। धीरे धीरे आएगा, है ना। तुम और मामा दौड़ते हो। हाँ देखिए, तुम और मामा दौड़ते हो, तो यहाँ पर क्या बात हुई थी? यहाँ पर ये स्पष्ट बताया था कि भाई अगर कर्ता में तुम है तो कर्ता मध्यम पुरुष का होगा। तो यहाँ पर तुम और मामा कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, लेकिन कौन सा पुरुष लगेगा? मध्यम पुरुष, क्योंकि 2 लोगों में एक कौन है? तुम हो और एक मामा है। तो कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष का है, तो तुम। और कई लोगों ने तो मामा के रूप चलाए हैं। मामा के रूप कहाँ से चला दिए भैया? बहुत से लोगों ने मामा के रूप चलाए हैं। तो ऐसा नहीं, आप शब्द ढूंढिए ना। हाँ वही तो, मातुलः लिखा हुआ है। मामा तो हिंदी शब्द है, और मामा आकारांत है, मामा थोड़ी अकारांत है। मामा के रूप चला दिए आपने। तो तुम मातुलः च, तुम मातुलः च। अब दौड़ते हो, तो दौड़ते हो, कितने लोग दौड़ रहे हैं? 2। कौन से पुरुष हैं? मध्यम पुरुष। तो धावती, धावता, धावन्ति, धावसी, धावथः, धावथः, ठीक है। त्वं मातुलः च धावथः। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इस पे? आगे चलें। इसके पश्चात भारत का राजा अंग्रेजों की निंदा करता है। इसमें भी कई लोगों ने राजा के रूप चलाए। राजा जो है वह हिंदी शब्द है, उसके रूप आप नहीं चलाएंगे, है ना। संस्कृत में राजन रहेगा, उसका प्रथमा एक वचन जरूर राजा आएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपन को नृप शब्द का प्रयोग करना था, है ना। तो नृप शब्द का प्रयोग करना था। तो भारत का राजा अंग्रेजों की निंदा करता है। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई है। पहले तो भारत का राजा, तो भारत का राजा निंदा करता है। कौन निंदा कर रहा है? राजा निंदा कर रहा है। राजा निंदा कर रहा है, तो राजा क्या हो गया? कर्ता। इसमें लगेगी, हाँ कितने राजा हैं? एक राजा है, कर्ता है लिखा है। तो नृपः, नृपः भारतस्य नृपः, हाँ निंदा करता है के लिए क्या लिखेंगे? निंदति, नृपः निंदति। ये आपने सबसे पहले कर्ता और क्रिया लिख लें। यदि आपको वाक्य बनाने में कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले आप कर्ता और क्रिया लिख लें। कर्ता कौन है? नृपः, राजा। तो राजा के हिसाब से राजा कितने हैं? एक राजा है, तो एक वचन की क्रिया रहेगी। तो निंदति,
नृपः निंदति। अब आगे देखिए, कहाँ का राजा है? भारत का राजा है, तो कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति, भारतस्य। तो ये हो गया भारत का राजा, भारतस्य नृपः। ठीक है। अब अंग्रेजों की निंदा करता है, तो यहाँ काके की में की तो आ रहा है, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि निंदा करना है, क्या है? निंदा करना पूरी एक क्रिया है। जो षष्ठी विभक्ति है वो संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के बीच में संबंध बताती है, क्रिया और संज्ञा के बीच में नहीं। तो निंदा किसकी की जा रही है? अंग्रेजों की जा रही है। तो अंग्रेज यहाँ पे निंदा का फल, मतलब जो कर्म है वह निंदा है, अंग्रेज हैं, है ना। कौन प्रभावित हो रहा है? तो अंग्रेज। तो अंग्रेज के लिए क्या था? गौरांगः। अब कितने अंग्रेज हैं? तो अंग्रेजों की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन। अंग्रेज क्या हो गए? कर्म, है ना। तो गौरांगान, गौरांगान, गौ रांग गान, द्वितीया का बहुवचन। भारतस्य नृपः गौरांगान निंदति। ये समझ में आया कि यहाँ पे अंग्रेजों में कर्म क्यों लिया, इसको षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं लिया? कई लोगों ने गौरांगस्य निंदति लिखा है, तो गौरांगस्य निंदति क्यों नहीं लिया? क्योंकि षष्ठी विभक्ति आप तब लेते जब दो संज्ञा, दो सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम आदि के बीच में, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाता है। लेकिन निंदति क्या है? क्रिया है। निंदति क्रिया है, तो क्रिया के साथ आप संबंध नहीं बता सकते षष्ठी विभक्ति के माध्यम से। तो आपको क्या करना होगा? आपके लिए ये कर्म बनेगा। ठीक है भैया, ये दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो या एक संज्ञा एक सर्वनाम हो? हाँ, दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध बताएगा, सिंपल सी परिभाषा है ना। तुम और मैं, तुम और राम, तुम राम के पुत्र हो, राम का पुत्र मैं, मेरा बेटा, इस प्रकार से। क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता जी, यहाँ पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता सृष्टि में, इसमें संबंध दिखाने के लिए। हाँ, षष्ठी विभक्ति का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आप क्रिया के साथ संबंध नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा में लिखा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के संबंध दिखलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बिल्कुल। तो वस्तु क्या है? क्रिया वस्तु नहीं है। वस्तु वो होती है जो एग्जिस्ट करे। वस्तु किसको कहते हैं आप? वस्तु क्या कहलाती है? वस्तु जो उपलब्ध हो, है ना। निंदा करता है तो क्रिया है, वो कोई वस्तु थोड़ी है। लेकिन अंग्रेज एक वस्तु है, राजा एक, जैसे भारत एक वस्तु है, भारत एक स्थान है, राजा एक व्यक्ति है। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका एक और रूप बता रहा मैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ कैसे होता है। चूंकि वो अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए उसको अभी लिया नहीं। यदि मैं ये कहूं, अभी मैं भारतस्य राजा नहीं ले रहा, नृपः निंदति। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? राजा निंदा करता है। अब मैंने एक और वाक्य लिखा, नृपः निंदाम करोति। ठीक है। चूंकि अभी मैंने करोति क्रिया भी नहीं बताई है और आकारांत शब्दों का प्रयोग भी नहीं बताया, इसलिए इसमें निंदाम जो है, नृप राजा निंदा को करता है। तो यहां निंदा क्या हो गई? निंदा भाव हो गया, है ना। निंदा को करता हुआ, निंदा का भाव कर रहा है, निंदा को करता है, राजा निंदा को करता है। निंदती क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या है? दूसरे वाले में क्रिया है करोति। क्या करता है? निंदा करता है। तो निंदा यहाँ हो गया आपका कर्म। ठीक है। तो अब क्या है, यहां पर आप कह सकते हैं किसकी निंदा हो रही है? तो गौरांगस्य। यहां ये संबंध हो जाएगा, गौरांगस्य निंदाम करोति। इस समय पे आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने निंदती क्रिया ली है तो आप प्रयोग करेंगे गौरांगान।
यहाँ पे गौरांगाणाम होगा, है ना, बहुवचन गौरांगान। यहाँ द्वितीय विभक्ति, यहाँ ये कर्म है और यहाँ ये संबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म क्या है? निंदाम, और ऊपर क्या है? निंदती क्रिया थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे ये विषय और आएगा कि अपन षष्ठी विभक्ति कैसे लेते आगे के अध्याय में। वर्तमान में आप इसको ही याद रखिए कि नृप गौरांगान निंदती। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो रक्षति वाला था वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या दिक्कत गई थी। बड़े ही वृक्ष की रक्षा करता है। इसमें ये वाला क्लियर हो गया। चौथा, भारत का राजा अंग्रेजों की निंदा करता है। इसमें कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें। अब अगला है, बड़े ही वृक्ष की रक्षा करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा क्रिया क्या है? रक्षा करना। कौन रक्षा कर रहा है? बढ़ई रक्षा कर रहा है। तो बढ़ई हुआ कर्ता। बहुत से लोगों ने वृक्ष को कर्ता बनाया है। वृक्ष कर्ता कैसे हो जाएगा? वृक्ष थोड़ी रक्षा कर रहा है, बढ़ई रक्षा कर रहा है। तो बढ़ई रक्षा कर रहा है तो बढ़ई में प्रथमा विभक्ति लगेगी। और कई लोगों ने ये लिख दिया बढ़ई ही, बढ़ई के रूप चला के। ये कैसे लिख दिया आपने? बढ़ई हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो बढ़ई यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में बढ़ई के लिए लिखा है तक्षक। जाति वर्ग प्रथम स्तंभ में 5वीं लाइन में लिखा हुआ है, 5th लाइन में, तक्षकः यानी बढ़ई। तो तक्षकः मिल गया सभी को? किसी को नहीं मिला हो तो बताएं। तक्षकः। हाँ, अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है? तक्षता रक्षति के लिए हमारे पास गोपायती था और अवति भी था। तो गोपायती, अवति, कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप, या अवति। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा लिख लीजिए। तक्षक जो है, तक्षक एक वचन है, गोपायती अवति भी एक वचन है, अन्य पुरुष एक वचन दोनों। अब किसकी रक्षा हो रही? वृक्ष की रक्षा हो रही। तो यहाँ पे वृक्ष में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीया। वृक्ष हो गया आपका कर्म, है ना, एक वचन। हाँ, और एक ही वृक्ष की बात हो रही है। कई लोगों ने यहाँ वृक्षाह ले लिया, कई लोगों ने वृक्षान ले लिया। तो वृक्ष एक है तो वृक्षम। ठीक है, तक्षकः वृक्षम गोपायति। क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? नहीं। ठीक है, आगे चलें। कंजर चाचा के लिए 2 नौकर ले जाता है। भैया जी एक मिनट, वृक्षम कैसे आई? वृक्षस्य नहीं ले सकते? वृक्ष की है तो अभी वही तो बताया। नहीं, मैंने सुना नहीं, मतलब मैं शब्द ढूंढ रही थी। तो अभी तो मैंने बताया वृक्ष का रक्षा क्रिया के साथ संबंध होता है तो षष्ठी विभक्ति नहीं लगती है, द्वितीय लगती है। आप वृक्ष की रक्षा करना, रक्षा करना क्या हो गई? क्रिया। 2 वस्तुओं के बीच में जो संबंध होगा वो षष्ठी विभक्ति से बताएंगे। तो रक्षति क्या है? वस्तु है कि क्रिया है? क्रिया है ना रक्षा करना। रक्षा करना क्रिया है ना, कोई वस्तु थोड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पे वृक्ष आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद कंजर चाचा के लिए 2 नौकर ले जाता है। यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? यहाँ क्रिया हो गई ले जाना। कौन ले जा रहा है? यहाँ पे किसी ने लिख दिया नौकर ले जा रहा है, किसी ने चाचा ले जा रहा है, किसी ने चाचा के रूप भी चलाए हैं। तो कंजर ले जा रहा है। कंजर का अर्थ क्या दिया है? तो कंजर का अर्थ आप देखेंगे, मिल गया था सबको जी। किसी को नहीं मिला हो तो बताएं भैया। नहीं मिला। पेज नंबर
देखिए जो जाति वर्ग में दिए हैं नाम, जाति वर्ग प्रथम स्तंभ में, वहां पर आप देखिए नीचे से 5वीं लाइन, नीचे से 5th लाइन, यायावरः कंजर, यवना मुसलमान, मानसिका खटीक और यायावरः कंजर। मिल गया? मिल गया। यायावर। हाँ, मिल तो गया। कितने यायावर है, कितने कंजर हैं? एक। तो यायावरः प्रथमा विभक्ति, और ले जाने के लिए क्या कहेंगे? नयति। नयति। तो यायावरः नयति। अब क्या ले जा रहा है? क्या ले जा रहा है? तो 2 नौकर ले जा रहा है। 2 नौकर, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके कर्म। हाँ, तो कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। और वचन कौन सा? 2 नौकर है, तो द्वितीया विभक्ति का द्विवचन। नौकर के लिए शब्द है भृत्य। भृत्य शब्द सभी को मिला? किसी को नहीं मिला है तो बताइए। भृत्य का द्विवचन द्वितीया विभक्ति में भृत्यौ। तो यायावरः भृत्यौ नयति। किसके लिए ले जा रहा है? चाचा के लिए। तो चाचा के लिए, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान। संप्रदान चतुर्थी। हाँ, तो पितृव्य किसको कहते हैं? पितृव्य कहते हैं चाचा के लिए। ठीक है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, तो पितृव्याय। यायावरः पितृव्याय भृत्यौ नयति। क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? समझ में आया? किसी को शंका हो कोई? आगे चलें। जी। 2 चमार दर्जियों की रक्षा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्ता कौन हुआ? क्रिया क्या हुई? क्रिया हुई रक्षा करना, है ना? और कौन रक्षा कर रहा है? तो चमार रक्षा कर रहे। कितने? 2। चमार के लिए क्या शब्द था? चर्मकारः। है, तो तीसरी लाइन में लिखा है चर्मकार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चर्मकारौ। ये द्विवचन में लिखेंगे, चर्मकारः, चर्मकारौ, चर्मकाराः। तो चर्मकारौ। अब रक्षा करने के लिए क्या था? गोपायति। तो यहाँ पे द्विवचन लगेगा, तो गोपायतः। चर्मकारौ गोपायतः या अवतः, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, किसकी रक्षा हो रही है? दर्जियों की। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि रक्षा करना क्रिया है। तो दर्जी के लिए क्या था आपके पास? सौचिका अंतिम शब्द है, पेज नंबर 14। अरे फिर वही बात, सौचिकान, ये कर्म हो गया, और कर्म बहुवचन का हुआ, तो सौचिकान। भैया जी, अवतः कब कहाँ लिखा हुआ है? ये मतलब रक्षा करने के लिए अवतः भी सही है? हाँ, अच्छा, ठीक है। ये दिया हुआ है कि किताब में, या फिर आपने दिया है ना? पेज नंबर 19, तीसरे नंबर पे। पेज नंबर। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें। या गोपायता भी आ जाएगा ना? गोपायता दोनों दिए ना मैंने, गोपायता या अवता, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, पिता कुटुंब के लिए गाता है। रक्षता भी ले सकते हैं। रक्षता अभी चूंकि पढ़ाया नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। रक्षता भी ले सकते हैं, आगे आएगा वो, है ना? पिता कुटुंब के लिए गाता है, क्रिया क्या हो गई? गाता है ना? कौन गाता है? पिता। तो पिता हो गया कर्ता,
पिता के लिए क्या कहते हैं? जनक। तो जनक में प्रथमा का एक वचन जनकः। गाने के लिए गायति, तो जनकः गायति। ठीक है, एक वचन की क्रिया है। किसके लिए गा रहा है? कुटुंब के लिए। कुटुंब के लिए वंश का प्रयोग किया गया है, पेज नंबर 14 में है ना। तो वंशाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, जनका वंशाय गायति। वन में दो, इसमें किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, इसके पश्चात वन में दो वृक्ष जलते थे। यहाँ ये जो रक्षा करते थे, इसमें भी जोड़ना था, मैं भूल गया, थे लिखा था यहाँ 7वें वाले में। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। वन में दो वृक्ष जलते थे। जलते थे, तो जलते थे क्रिया है। कौन जल रहा है? वृक्ष जल रहा है, वन नहीं जल रहा है ना। दो वृक्ष जल रहे हैं, तो दो वृक्ष कर्ता हो गए, तो वृक्षौ। फिर जलना के लिए क्या हो जाएगा? जलने के लिए दहती दहतः, द्विवचन की क्रिया लगेगी। और यहाँ पे इसम, क्योंकि थे लिखा है, तो वृक्षौ दहता इसम, यानी दो वृक्ष जलते थे। कहाँ जलते थे? वन में। तो वन में के लिए क्या हो जाएगा? वने, सप्तमी विभक्ति अधिकरण है ये, है ना। तो यहाँ वने आ जाएगा, वने। वने वृक्षौ दहता इसम। दहता शब्द जलाता है के लिए दिया है, तो इसमें फर्क नहीं हो गया? जलते हैं और जलाता है के अर्थ में? सॉरी, सही कह रहे हैं आप। यहाँ जलती नहीं लिया ना अभी, जलती नहीं, उसमें जलते का शब्द ही नहीं था। ठीक, इसको आप फिर जलाते थे लिख लीजिए अभी, है ना। आगे क्रिया आएगी जलने के लिए। ठीक है, इसको जलाते थे लिख लीजिए। ठीक है, आगे 9 हो गए, 3। म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका है? पर इसका अर्थ नहीं बनाना। वन में दो वृक्ष जलाते थे, इसका हिंदी में भी कोई अर्थ क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, वो अभी जलते का आपका आया नहीं है, तो उसको भी छोड़ दीजिए, है ना। उसको अपन आगे करेंगे। ढाकों पर मित्र और मैं चलते हैं, तो चलते हैं ये हो गई क्रिया। कौन चल रहा है? मित्र और मैं। तो मित्र और मैं चल रहे हैं, तो मैं और मित्र हो गए कर्ता। अब चूंकि कर्ता में मैं भी हूं, दो लोग चल रहे हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। उत्तम पुरुष का, हाँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि मैं भी एक कर्ता हूं। तो क्या हो गया? मित्र के लिए आप लोगों ने, कई लोगों ने मित्र लिखा है, मित्र नपुंसक लिंग में आएगा, है ना। अभी आपको पुल्लिंग के लिखना है, तो वयस्यः अहम, मैं के लिए। फिर चा, कई लोगों ने वयस्यः चा अहम लिया है, तो वयस्यः अहम च चलते हैं। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया आएगी। तो चलने के लिए आपने क्या लिया है? चलती, चलती, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलत, चलामि, चलावः। चलावः उत्तम पुरुष द्विवचन, चलावः। तो वयस्यः अहम च चलावः। ठीक है, तो मित्र और मैं चलते हैं, ये हो गया। अब कहाँ चल रहे हैं? तो ढाकों पर। तो ढाक किसको कहते हैं? तो ढाक के लिए आपको पेज नंबर 15 में मिलेगा किंशु कह। तो यहाँ पर ढाकों पर है, तो ये क्या है? सप्तमी बहुवचन।
किंचकेषु। हाँ, सप्तमी का बहुवचन है क्योंकि ढाकों पर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? किंशुकेषु, किंशुकेषु। तो किंशुकेषु वयस्य अहम च किंशुकेषु चलाव, या किंशुकेषु वयस्य अहम च चलाव। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये समझ में आया? चलावा लिखा है ना, हाँ। तो चलावा में जैसे हम लिखते हैं तो व के बाद हलंत आके फिर विसर्ग आता है, या फिर नहीं, व के बाद हलंत के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। हलंत के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग हमेशा स्वर में ही लगेगा, ठीक है? हलंत के बाद कभी विसर्ग नहीं होगा। ये पूरा व है, उसके बाद हाँ, विसर्ग हमेशा या तो किसी मात्रा में होगा, किसी स्वर के बाद ही विसर्ग आता है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? आगे चलें। तुम सभी दांतों के लिए नीम चबाते हो। यहाँ इसलिए दांतों का कोई शब्द नहीं दिया था, मैंने दंत दे दिया था। तो चबाते हो, चबाना हो गई क्रिया, ये हो गई क्रिया। कौन चबा रहा है? तुम सभी, तो ये हो गया कर्ता। तो तुम सभी में लग जाएगी प्रथमा विभक्ति, तो त्वम युवाम यूयम, तो यूयम चबाने के लिए। अब ये मध्यम पुरुष हो गया, तो मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया। तो चबाने के लिए क्या था? चरवती, चरवती, चरवता, चरवंती, चरवसी, चरवथा, चरवथ, तो यहाँ हो जाएगा चरवथ, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया चरवथ। यूयम चरवथ, तुम सभी चबाते हो। क्या चबाते हो? नीम, नीम चबा रहे हैं, तो नीम क्या हो गया? कर्म। तो नीम के लिए क्या था? निम्बह, तो कर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निम्बम, द्वितीया विभक्ति लगेगी, निम्बम। यूयम निम्बम चरवथ, किस लिए? दांतों के लिए, तो यहाँ क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, के लिए, ठीक है? तो दांत क्या है? दंत, और दांतों बहुवचन है, तो दंताय, दंताभ्याम, दंतेभ्यः, तो दंतेभ्यः। यूयम दंतेभ्यः निम्बम चरवथ, ठीक है? क्लियर है ये? आगे चलें। श्रीचंद्र के विद्यालय में नाती दौड़ते हैं, तो दौड़ना हो गई क्रिया। कौन दौड़ रहा है? नाती। कितने नाती हैं? बहुत सारे, क्योंकि दौड़ते हैं लिखा है। तो नाती के लिए क्या है? तो नाती के लिए आप देखेंगे पौत्रः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पौत्राः बहुवचन, पौत्राः धावन्ति, ठीक है? बहुवचन की क्रिया लगेगी, अन्य पुरुष बहुवचन की। पौत्राः धावन्ति, कहाँ? विद्यालय में, तो विद्यालय में हो जाएगी सप्तमी, विद्यालये, पौत्राः विद्यालये धावन्ति। किसका विद्यालय? श्रीचंद्र का। तो श्रीचंद्र और विद्यालय के बीच में संबंध है, तो श्रीचंद्रस्य, श्रीचंद्रस्य विद्यालये पौत्राः धावन्ति, है ना? या पौत्राः श्रीचंद्रस्य विद्यालये धावन्ति, ठीक है? क्लियर है ये? भैया जी, हाँ, यहाँ पे श्री चंद्रस्य और विद्यालय दोनों संज्ञा है, इसलिए इसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ। हाँ, और वहां पर संज्ञा और क्रिया थी, इसलिए द्वितीया का प्रयोग हो रहा था। हाँ, इसलिए यही डिफरेंस है ना दोनों में? हाँ, आप दो वस्तुओं का संबंध जब बताएंगे तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे, ठीक है? क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा। क्रिया के साथ संबंध तो होगा, लेकिन षष्ठी के रूप में नहीं होगा। षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, कर्म के रूप में होगा। ठीक। पीपल से राक्षस, हाँ बोलिए। विभक्ति कैसे समझने की है?
विभक्ति कैसे समझने की है? जैसे अपन ने शुरू में कारक समझाए थे ना पूरे, आपने शुरू की क्लासेस अटेंड की हैं? हाँ, तो उसमें हमने कारक बताए थे कि कर्ता कारक कौन है, कर्म कारक कौन है, करण कारक कौन है। तो जो करता है अपन को इसमें ही निकालना पड़ेगा, कर्ता कौन है। अपन अभी भी क्या कर रहे हैं, देखो जैसे आपको वाक्य का अनुवाद करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? गिरता था, है ना। अब आप प्रश्न उठाओ, कौन गिरता था, कौन गिर रहा है? राक्षस। तो जो क्रिया कर रहा है वो हो गया कर्ता। तो जो कर्ता होगा उसमें विभक्ति लगेगी प्रथमा, है ना। ये आपके पेज नंबर सबसे पहले पेज में दिया है विभक्तियां, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, ये पहले पेज पे दिया है आपके, है ना। हाँ, तो जो भी अपना कारक आ रहा है उसके हिसाब से विभक्ति लगेगी, है ना। ठीक है। शुरू के वीडियोस आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसमें ये चीज मतलब पहली दूसरी क्लास के एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कितने राक्षस गिर रहे हैं? एक राक्षस गिर रहा है। तो राक्षस के लिए क्या शब्द था? राक्षस ही था। राक्षसा पतति, ठीक है ना। राक्षसा पतति, राक्षस गिरता है। कहाँ से गिरता है? पीपल से। तो पीपल से गिर रहा है, पीपल से अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। ये क्या हो गया आपका? अपादान। अपादान कारक है ये, जिससे अलग हुआ जाए उसमें अपादान कारक कहते। तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। तो पीपल के लिए आप पेज नंबर 15 में देखेंगे पिप्पल, है ना। पिप्पल है। तो पिप्पलात पंचमी विभक्ति। राक्षस पिप्पलात पतति, ठीक है। इस प्रकार ये आपके पूरे हो गए। अब किसी को कोई इसमें भी लगेगा। हाँ सॉरी, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा पतति। इसमें राक्षसा पिप्पलात पतति, इसमें गिरता था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ कहाँ गलतियां थी, कैसे हमें सुधारना है? किसी को कोई जी समझ तो आ गया, और ये समझ ही बैठ ही नहीं रहे हैं दिमाग में सारी चीजें, ये बहुत कंफ्यूजन बहुत चलती है। लिखने को बैठे, कल लिखने को बैठे ना, जल्दी हो रही थी, क्या लिखना है कैसे लिखना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समझ ही नहीं बैठते।